अस्सलाम वालेकुम। सैयद अली मुज़फ़्फ़र, माइक्रोसॉफ्ट ओशियन कराची हेड ऑफिस से आपसे राब्ते में है। आज मैं आपको टेली ERP9 के बहुत सारे मॉड्यूल्स की एक हाइलाइट्स बताना चाहता हूँ कि ये कितना कॉम्प्रिहेंसिव ERP है और ऑलमोस्ट हर तरह का डेटा अपने अंदर स्टोर करने की सलाहियत रखता है। स्मॉल, मीडियम साइज एंड कॉम्प्रिहेंसिव ERP लेवल पर हम बहुत आसानी से एक बड़े से बड़े इदारे, फैक्ट्री, इंडस्ट्री, शॉप और हर तरह के नेचर ऑफ बिजनेस को कंप्यूटराइज कर सकते हैं। तो आज मैं उन तमाम मॉड्यूल्स जो नॉर्मली अवेलेबल होते हैं, लेकिन मैं इसमें डिटेल से बताना चाहूँगा, हाइलाइट्स, सिर्फ हाइलाइट्स। जब हम बाकायदा ट्रेनिंग लेंगे तो उसमें फिर उसकी शॉर्टकट कीज, उसकी इम्प्लीमेंटेशन, उसकी ट्रबल शूट्स, उसकी टिप्स एंड ट्रैप्स, उससे बनने वाली रिपोर्ट्स, ये सारी चीज़ों को मैं इंशाल्लाह डिटेल में बताऊँगा। बदविदा ये उन लोगों के लिए जो कॉमर्स ग्रेजुएट्स हमसे पढ़ रहे हैं, प्रोफेशनल ऑनलाइन कोर्स, या वो बिजनेसमैन जो हमारे क्लाइंट्स हैं, उनकी हम डिटेल में बात करते हैं। अभी मैं जो देना चाह रहा हूँ वो मेन कॉन्सेप्ट्स बनाने के लिए ये लेक्चर्स रिकॉर्ड कर रहा हूँ। तो हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो अब हम स्टार्ट करते हैं अपनी प्रेजेंटेशंस, और सबसे पहले हम बताते हैं कि हमारा इदारा कितने अरसे से ये काम कर रहा है, लास्ट 1991 से, और 30 इयर्स में हमने बहुत कुछ सीखा है। तो एक शॉर्ट व्यू ओवरव्यूज़ है आपके लिए इन तमाम मॉड्यूल्स का जो ERP में अवेलेबल हैं। और इस दौरान आपको मेरे नंबर्स, व्हाट्सएप, यूट्यूब चैनल्स, फेसबुक पेज ये आपके सामने आ रहा है। आप इस दौरान मुझसे रब्ता भी कर सकते हैं, और अगर कोई क्वेरी हो तो आप मुस्तकबिल में पूछ भी सकते हैं। तो हम शुरू करते हैं अपने मॉड्यूल्स वन बाय वन कि व्हाट्स मॉड्यूल्स अवेलेबल इन टेली ERP9। सबसे पहले बताना चाहूँगा कि मॉड्यूल से पहले एक थोड़ी सी इंट्रोडक्शन है कि क्या वजह है कि हम इसको इस कदर आगे लेके जा चुके हैं कि हमारे पास बहुत सारी चीज़ें ऑलरेडी तैयार, इम्प्लीमेंट करने में हमें बहुत सहूलत हो जाती है। उनमें से कुछ चीज़ मैं बताना चाहूँगा कि जो चीज़ हमें अब तक हमारे क्लाइंट्स की वजह से हमें फील हुई है, हम आगे तक जा रहे हैं, उसकी एक वजह, सबसे पहले बड़ी वजह तो ये है, जो अभी आपके सामने लिखी भी है, कि व्हाट वी बिलीव इन द पावर ऑफ टेक्नोलॉजी to make business owners efficient, empowered, and happier. So they can focus on what they matter most for their business. तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि लोगों को ये नहीं पता होता कि हमारे लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्या चीज़ है जिस पे हम फोकस करें तो रिजल्ट हमारे सामने आ जाए। हमने चूंकि उसको फोकस किया कि व्हाट द बिजनेस डिमांड्स या बिजनेसमैन डिमांड्स, उस वजह से ये प्रोजेक्ट, एक प्रोडक्ट जो है वो प्रोजेक्ट की शक्ल में कन्वर्ट होती है, और उसके तमाम डेटाबेस फिर एक अच्छी सी प्रोडक्ट उस आदमी के लिए, उस बिजनेस से रिलेटेड आराम से तैयार हो जाती है। एक तो ये थोड़ी सी डेफिनेशन है, और एक और हम बताना चाहेंगे कि विद द बिलीव वी हैव पुट बिजनेस ओनर्स एट द सेंटर ऑफ आवर सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, वी हैव डेडिकेटेड लास्ट 30 years to make technology more useful and beneficial for small and medium businesses. We have dared to pursue crazy ideas, unthinkable scenarios, and everyday business problems to bring you the solution that make your life easier while helping you grow your business. और यही एक चीज़ है, बिजनेस ग्रो करने में अगर कोई चीज़ काम आती है तो वो टेक्नोलॉजी होती है, टेक्नोलॉजिकल टूल्स होते हैं, और ERP से अच्छा आजकल कोई टूल नहीं। और टेक्नोलॉजी always makes your life easier, so not copy it, try to adopt it, then you will find more comfortable in every walk of your life. तो अब मैं आपको बताना चाहूँगा कि कौन कौन से मॉड्यूल्स हमारे पास अवेलेबल हैं जिनकी वजह से टैली और एक ERP को होना चाहिए। सबसे पहला हमारे पास मॉड्यूल आता है अकाउंट्स। अकाउंट्स नॉर्मली अवेलेबल हर तरह के सॉफ्टवेयर में होता है, लोग एक्सेल भी मेंटेन करते हैं, लेकिन टैली का अकाउंट्स एक बहुत ही कॉम्प्रिहेंसिव मॉड्यूल है जिसमें हम फाइनेंस के हवाले, सॉरी, अकाउंट्स के अंदर हम जो चीज़ क्रिएशन करते हैं उसमें डेटा सिर्फ लेजर मेंटेन नहीं होते, बल्कि उस क्लाइंट्स या सप्लायर की कोरस्पॉन्डेंस है, एजिंग है, क्रेडिट लिमिट्स हैं, और एजिंग है, बहुत सारी और चीज़ें जो अभी हम डिफाइन नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन चार्ट ऑफ अकाउंट में हम डिफाइन करते हैं। और चार्ट ऑफ अकाउंट ही मेजर बैकबोन होता है किसी भी बिजनेस का, अकाउंटिंग डेटाबेस का।
तो चूंकि इसका डेटाबेस बहुत कम्प्रिहेंसिव है और इजी टू मेंटेन है और रेडी टू मेक है और बहुत आसानी से आप उसको मजीद अपनी मर्जी के मुताबिक ढाल लेते हैं, तो तमाम रिपोर्ट्स डिपेंड कर रही होती हैं चार्ट ऑफ अकाउंट पर। तो अल्हम्दुलिल्लाह इसका अकाउंटिंग वैसे भी इज द नेम ऑफ लैंग्वेज, अकाउंटिंग इज द लैंग्वेज ऑफ बिजनेस। तो इसके लिए तो बहुत इंपॉर्टेंस है कि हम इसको अहमियत दें। इसमें इसकी तकरीबन 39 रिपोर्ट्स मौजूद हैं, जो कि बहुत ज़्यादा हैं अकाउंट्स के हवाले से। फिर दूसरे सबसे पे आता है फाइनेंस, जिसमें बैलेंस शीट, प्रॉफिट लॉस, कैश फ्लो, फंड फ्लो, रेशियो एनालिसिस मिला जो के कोई 19 से ऊपर इसकी रिपोर्ट्स हैं, जो बहुत ज़्यादा हैं। हर रिपोर्ट मजीद कॉन्फ़िगर भी हो जाती है। एंड फाइनेंस इज़ द ब्लड ऑफ योर बिजनेस। दूसरे सबसे आता है इन्वेंट्री। इन्वेंट्री पे फोकस करूंगा मैं, खासतौर पे वो इदारे जो ट्रेडिंग और मैन्युफैक्चरिंग को लेके चल रहे होते हैं, उनमें इन्वेंट्री का मॉड्यूल बहुत इंपॉर्टेंट होता है। और इन्वेंट्री अकाउंट्स के हवाले से ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड भी होती है, क्योंकि वहाँ हमारी सिर्फ अमाउंट्स और फिगर्स आ रही होती हैं, जबकि यहाँ पे इन्वेंट्री में उसका नाम भी मैटर करता है, उसका ग्रुप, उसकी कैटेगरी, उसका यूनिट, मल्टीपल यूनिट, और हो सकता है लोकेशंस, एक्सपायरीज, डेट और बेतहाशा चीज़ें। फिर इन्वेंट्री में वैल्यूएशन मेथड्स होते हैं, कॉस्टिंग मेथड होते हैं, जो बहुत इन्वॉल्व होते हैं। इसका इफेक्ट आपकी प्रॉफिट लॉस बैलेंस शीट पे भी जाके एज एसेट बढ़ता है और प्रॉफिट लॉस में एज ए ओपनिंग क्लोजिंग बैलेंस के तौर पे आता है। तो ये एक कॉम्प्रिहेंसिव काम है। और मैं अपनी लास्ट 559 क्लाइंट्स में मैंने ये चेक किया है कि बनिस्बत और डेटाबेस यूज़ करके मैं टैली में बहुत कंफर्टेबल हूँ कि इन्वेंट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से मुझे ये आइडियल सॉफ्टवेयर लगा, जिसमें हम जो मेन काम है इन्वेंट्री की मूवमेंट का, वो बहुत आसान है और उस दौरान उसकी कॉस्टिंग ख़राब नहीं होती। और 13 मेथड्स हैं वैल्यूएशन के, जो हम 4 ही पढ़ते हैं बीकॉम एंड कॉम लेवल पर, जबकि इसमें 13 मेथड्स हैं और हर मेथड बहुत आसानी से हैंडल हो जाता है। तो इन्वेंट्री ना सिर्फ ट्रेडिंग में काम आती है, बल्कि मैन्युफैक्चरिंग साइड पे बहुत आती है। फिर इस पे कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड भी लगती है, जो मैं नेक्स्ट लेक्चर में डालूँ, आपको डिलीवर करूँगा प्रोडक्शन के हवाले से। तो फिर आप इन्वेंट्री पर उसको फोकस कीजिएगा। इन्वेंट्री मैं फिर कहूँगा कि सबसे मुश्किल है मेंटेन करना किसी भी बिजनेस के लिए, क्योंकि फ्लॉज इसमें होते हैं, चेक्स एंड बैलेंस, हैंकी पैंकी, चोरी चकारी, लीकेजेस, सब कुछ इन्वेंट्री में होते हैं। और जिसकी इन्वेंट्री कंट्रोल हो गई, समझ लें पूरा बिजनेस कंट्रोल हो गया। इसलिए मैं फोकस करता हूँ इन्वेंट्री पे, और अब मुझे बड़ी सहूलत है कि इसकी कंसेप्शन दिखाना, इसकी एक इदारे से दूसरे इदारे में शिफ्टिंग होना, इसकी नाम चेंज हो जाना, यूनिट चेंज हो जाना, टैली में बहुत आसान है और बहुत इजीली ये डेटाबेस तैयार हो जाता है आपके मतलब का। खैर, इसके बाद इन्वेंट्री की इसमें तकरीबन 48 रिपोर्ट्स हैं, जो बहुत होती हैं। फिर आते हैं हम चेक मैनेजमेंट पे। चेक मैनेजमेंट यानी चेक्स हम लोगों को देते भी हैं, लेते भी हैं, हमारे पास पोस्ट डेटेड भी पड़े होते हैं, डायरी में भी रखे होते हैं, और इसके अलावा हमारे पास बहुत कुछ चेक के मसाइल आते हैं, बाउंस हो जाते हैं। तो हम इसकी पूरी एक मैनेजमेंट है जो बड़े अच्छा आसानी से चेक कंट्रोल करती है, और मेरे काफ़ी क्लाइंट्स चेक मैनेजमेंट की वजह से टैली को प्रेफर करते हैं। इसके अलावा ये जो इसमें ऑप्शन रखा हुआ है BRS का, इससे मुराद है बैंक रिकन्सिलेशन स्टेटमेंट। डेफिनेटली हम और बैंक हर महीने के आखिर में रिकनसाइल होना चाहिए। आप चूँकि ऑनलाइन का ज़माना है, तो हम रोज़ रिकनसाइल हो जाते हैं, अपना बैंक का लेजर भी देख रहे होते हैं, अपना पर्सनल भी देख रहे होते हैं। हम आखिर में जाके देखते हैं महीने में या डेली या वीकली कि भाई हमारे पास ये बैलेंस आ रहा है, बैंक में कुछ और आ रहा है, तो मालूम चलता है कि बैंक ने कुछ चार्जेस काट लिए हैं। हम भी उसका वाउचर पास करते हैं, तो हम और बैंक साथ-साथ चलते हैं। इस तरह हमारी प्रॉब्लम्स नहीं आती, और इसमें बैंक्स की तकरीबन 7 रिपोर्ट्स मौजूद हैं। इसके अलावा एक अहम तरीन टॉपिक है, वो है टैक्सेशन का। खुद टैक्स निकालना, उस पे मेहनत करना बहुत मुश्किल काम है। जो इसने आसान दे दिया है और बहुत आसानी से हमें काम करके दिया है, आपको भी आसानी होगी समझने में, और वेरी वेरी सिंपल। टैक्सेशन चाहे विदहोल्डिंग हो, इनकम टैक्स हो, जनरल सेल टैक्स हो, या किसी सेल टैक्स एक्साइज ड्यूटी हो, या किसी तरह के भी ड्यूटी हो, बहुत आसान मॉड्यूल है। सिर्फ आपने शुरू में मेंशन करना है और अपने लेजर या वाउचर पे उसको वहाँ पे प्लेस कर देना है, या पहले से फिट भी कर देना है, तो ऑटोमेटिकली उठा कर ले जाएगा वो। बहुत आसान है टैक्सेशन का, लेकिन चूंकि पाकिस्तान में अभी इतनी ज़्यादा अवेयरनेस इस हवाले से नहीं है, लेकिन आखिर वक्त पे नज़र आ रही है कि इसकी ज़रूरत बहुत ज़्यादा पड़ेगी। तो आपसे टैक्सेशन के मॉड्यूल में आपको कभी प्रॉब्लम नहीं होगी टैली के हवाले से। और सहूलतें बहुत ज़्यादा हैं, एक वक्त की मेहनत है, और फिर हमेशा के लिए आसानी आसानी है। ठीक है, तो इसका भी नॉर्मली टैक्सेशन की अच्छी खासी रिपोर्ट्स हैं। इसके बाद हम आते हैं अगले टॉपिक पे, जॉब वर्क रजिस्टर। अच्छा, ये वो उन लोगों के लिए जो प्रोडक्शन कर रहे हैं, या वो नेचर ऑफ बिजनेस जिनके पास प्रोजेक्ट बेस चलते हैं, जो एक वर्क ऑर्डर के थ्रू चलते हैं, उनके लिए ये बहुत आइडियल है।
ताकि उनको अपने आइटम्स की मूवमेंट भी, उसकी कॉस्टिंग भी नज़र आए, उसके एनालिसिस भी पता चलें। और तकरीबन 31 रिपोर्ट्स इसकी मौजूद हैं जो हर जॉब वर्क ऑर्डर पर इम्प्लीमेंट होती है। इसके अलावा जॉब कॉस्टिंग ये उन इदारों के लिए, ख़ासतौर पे एक्सपोर्टर्स के लिए, या ऐसे लोग जो बहुत ज़्यादा ऑर्डर मार्केट से लेते हैं और हर ऑर्डर की कॉस्ट अलग निकालना चाहते हैं, क्योंकि जब उसकी कॉस्ट निकालते वक्त एक्सपेंसेस के अलावा जब परचेजिंग कर रहे होते हैं तो वेंडर से सामान मंगाते वक्त ये भी मुमकिन है कि वो पहले से मौजूद हो और हम हमारे वही इन्वेंट्री हम इशू करते हैं उस ऑर्डर पर, कुछ हम खरीदारी भी करते हैं, फिर सेल की इनवाइस बनने के बाद देखना पड़ता है कि इस जॉब पर मैंने कितना कमाया। और एक वक्त में अगर 10-12 जॉब चल रही हैं तो पैरेलल मुझे कंपैरिजन मालूम चले अपनी जॉब्स का और हर एक का प्रॉफिट भी मालूम चले। और अगर एक ही क्लाइंट की बहुत सारी जॉब्स हैं तो उस क्लाइंट से मैंने हर जॉब पे कितना कमाया और कलेक्टिवली कितना कमाया, ये बहुत आसानी से जॉब कॉस्टिंग की अंदर आ जाती है, जिनमें तकरीबन 10-10 रिपोर्ट्स इसमें मौजूद हैं जो आपकी आसानी के लिए मौजूद है। फिर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट आता है पेरोल। पेरोल यानी कि मुलाजमीन की तनख्वाहों का हिसाब किताब, और यह इंतहाई आसान तरीके से इसमें बनाया गया है। हर आदमी अपना स्ट्रक्चर हमें बताता है, हम उसी हिसाब से उसको डिज़ाइन करके देते हैं और बहुत सिंपल तरीके से वो उसको यूज़ करता है। तो ज़्यादा मुश्किल नहीं है, चाहे कोई डेली बेसिस पे काम कर रहा है, चाहे परमानेंट है, कॉन्ट्रैक्ट पर है या ठेके पे काम दिया हुआ है, उसका पेरोल बनाना सो सिंपल। इसमें कोई 39 रिपोर्ट्स हैं, 36 रिपोर्ट्स हैं पेरोल की, और हर रिपोर्ट मज़ीद कॉन्फ़िगर हो जाती है। और यहाँ मैं एक बात ज़रा क्लियर करता जाऊँ कि जितनी रिपोर्ट्स का नाम मैं ले रहा हूँ, वो तमाम रिपोर्ट्स एक बटन पर एक्सेल में, जेपीजी में, पीडीएफ में या किसी और एक्सएमएल फॉर्मेट में कन्वर्ट हो सकती हैं। तो अगर आपको कुछ करना भी है तो आप जाके उसके साथ प्रेजेंटेशन देने के लिए तैयार होकर चेंजिंग कर सकते हैं, जो हमें दिखाने के लिए होता है। और ऐसी टैक्सेशन के हवाले से जीएसटी और नॉन जीएसटी मसला है, उसको भी हम हल करते हैं। और माशाल्लाह काफ़ी लोग हैं जो उसको समझ भी रहे हैं तरीके से। तो पेरोल नेचर ऑफ बिजनेस के हिसाब से वेरी करता है। तो जैसा हमें बताएंगे वैसा हम उसके हिसाब से उसका स्ट्रक्चर डिज़ाइन कर देंगे, जिसमें उसकी बेसिक पे, अलाउंसेस, डिडक्शंस और फिर नेट पे निकल आती है। इस तरह पेमेंट एडवाइस, पे स्लिप वगैरह वगैरह इसके हिसाब आराम से निकल जाती है। पर ये कोई स्टैंडर्ड नहीं है, हर आदमी की अपनी पॉलिसी है, उस पॉलिसी के मुताबिक हम उसको पेरोल देते हैं। ठीक है। फिर इसके बाद आता है पॉइंट ऑफ सेल। आजकल स्टोर सुपर स्टोर का दौर है, जगह जगह पे छोटी शॉप्स हो या बड़ी शॉप्स हो, एक सिंगल यूज़र भी लेके चल रहे हैं, कुछ लोग मल्टी यूज़र भी लेके चल रहे हैं, एक से ज़्यादा काउंटर्स लगे हैं। तो ये बहुत ही आसानी से सॉफ्टवेयर बन जाता है। उस दिन की पे स्लिप निकल आती, सॉरी, पॉइंट ऑफ सेल की स्लिप्स निकल आती हैं, जो आपकी मर्जी है प्रिंटर कौन सा रखना है, उसमें यूज़र का नाम, डेट, आइटम का नाम, गिफ्ट वाउचर्स, अगर कोई आधे पैसे देता है, कम देता है और वगैरह वगैरह, यानी जो पॉइंट ऑफ सेल की प्रॉब्लम्स हैं वो तकरीबन इसमें सारी मौजूद है। और 10 अच्छी रिपोर्ट्स इसके अंदर आपको पॉइंट ऑफ सेल की मिल जाएंगी जो तकरीबन 8 के करीब है। इसके बाद एड ऑन्स से मुराद ये वो एक्स्ट्रा फीचर्स होते हैं जो इसमें मॉड्यूल अवेलेबल नहीं है, लेकिन वक्त के साथ साथ आने वाली रिलीज में, अपडेट्स में आ जाती हैं। लेकिन ये एड ऑन्स शुरू में कोई थर्ड पार्टी बना रही होती है, हम उससे खरीद के आपके लाइसेंस के साथ एक्टिवेट कर देते हैं। अगर वैसे तो ईआरपी में सब कुछ होता है, उसके बावजूद मार्केट में एड ऑन्स मिलते ही रहते हैं, क्योंकि कोई सिस्टम सिवाय कुदरत के आइडियल नहीं है। इसलिए डेफिनेटली कुछ ना कुछ तो अपडेट्स आती रहती हैं, लोग नए नए आइडियाज़ लेके आते हैं, तो वो आइडियाज़ नेक्स्ट टाइम जो है वो इसमें इन्वॉल्व कर देते हैं। ठीक है, इंक्लूड कर देते हैं नई रिलीज में भी। तो एडवांस मार्केट से जो सस्ते होते हैं आराम से खरीदे जा सकते हैं। फिर इसके बाद हमारे पास ऑर्डर मैनेजमेंट एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, और ये समझने की चीज़ भी आपके लिए कि ऑर्डर मैनेजमेंट क्या होता है। देखिए, सेल और परचेज दोनों के लिए बाकायदा एक पूरा मैनेजमेंट है। नॉर्मली सेल कैश पे होती है, दूसरे नंबर पे क्रेडिट पे होती है, लेकिन जो कॉर्पोरेट लेवल के लोग हैं वो हमेशा ऑर्डर के थ्रू एक कॉन्ट्रैक्ट साइन करते हैं, चाहे सेल की सूरत हो चाहे परचेज की सूरत हो। तो सेल्स में अगर वो ऑर्डर लेके आ रहे हैं तो कोटेशन, सेल ऑर्डर, डिलीवरी नोट यानी से गेट पास कहते हैं, इनवॉइस, रिकवरी, ये पूरा एक साइकिल कंटेन होता है। इसमें रिटर्न्स भी हैं, रिजेक्ट्स भी हैं। ऐसी परचेज ऑर्डर की मैनेजमेंट अगर तो रिक्विजिशन है, पीओ है, फिर हमारा आता है तो जेएन बनती है, फिर इनवॉइस बनती है और पेमेंट हम पार्शियली या फुली पे करते हैं अपने वेंडर को। तो ये पूरा साइकिल है सेल का या परचेज का। और ऑर्डर पर बहुत सारा कुछ और है जो मैं अलग से इसकी क्लास लूंगा तो उसमें ज़रूर समझाऊंगा इसको। ऑर्डर मैनेजमेंट के अलावा फिर आती है बात यूज़र मैनेजमेंट की। दिस इज़ ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि हर बॉस, हर कंपनी का ओनर, कभी भी उसके पास इतना टाइम नहीं होता कि सारे काम वो खुद करे, तो वो काम को डिस्ट्रीब्यूट कर देता है डिपार्टमेंट वाइज, फंक्शन वाइज, और फिर उनको वो मेंटेन भी करना चाहता है। तो टेली आपको पूरे यूज़र राइट्स के आसानी देती है कि आप अपने खुद असाइन करें
किस यूज़र को क्या राइट्स देने हैं, एक्सेस के पॉइंट ऑफ व्यू से कि वो क्रिएट कर सकता है, अल्टर कर सकता है, प्रिंट प्रीव्यू कर सकता है, या सिर्फ प्रीव्यू कर सकता है, या सब कर सकता है। और लॉगबुक तैयार होती है बाकायदा कि कौन सा यूज़र ने कितने वाउचर पास किए, हर वाउचर के नीचे उसकी डिटेल लिखी आती है, और अगर किसी ने उसको क्रिएट करने के बाद अल्ट्रेशन की है तो वो भी पता चलता है कि ये अल्ट्रेशन किसने की है। और बहुत सारा कुछ जो यूज़र मैनेजमेंट का हिस्सा है, उसमें रिपोर्ट से हाइड हो जाती हैं। आप कौन सी रिपोर्ट्स अपने यूज़र को दिखाना चाहते हैं, जैसे कि स्टोर रूम में एक शख्स है, उसका ताल्लुक स्टॉक से है, तो उसे बैलेंस शीट प्रॉफिट लॉस दिखाने की क्या ज़रूरत है। ऐसे ही एक आदमी जिसका ताल्लुक सिर्फ ऑर्डर लेने का है, उसे क्या ज़रूरत है हम बताएं कि इन्वेंट कुछ और स्टॉक समरी या वगैरह वगैरह। तो ये हमारी अपनी मर्जी से हम रिपोर्ट्स हाइड कर देते हैं। फिर इसके अलावा एक अहम चीज़ आती है प्रोडक्शन। देखिए, ये जो सबसे इम्पोर्टेंट मैंने अब तक जो सीखा है, खासतौर पे टैली में पिछले 14 सालों में और इससे पिछले 30 इयर्स में, कि प्रोडक्शन एक वाहिद चीज़ है जो सबसे ज़्यादा कॉम्प्रिहेंसिव प्रॉब्लम्स भी रखती है और आसान नहीं है। इसके पीछे बहुत बड़ी साइंस है, बड़ा इल्म छुपा हुआ है, नेचर ऑफ बिजनेस चेंज हो जाता है, उसके हिसाब से अलग है। मेरे पास बड़ी वैरायटी है इसकी प्रोडक्शंस की, लोगों के पास मैंने बड़ा इम्प्लीमेंट भी किया है। तो मैं उसका एक अलग मॉड्यूल आपको अलग लेक्चर दूंगा प्रोडक्शन के हवाले से। उसमें सिंपल, टिपिकल, डिफिकल्ट, कॉम्प्लेक्स, हर तरह की मैं आपको प्रोडक्शन की डिटेल बताऊंगा। और टैली में प्रोडक्शन बनाना इंतहाई आसान है, यानी सिंपल से लेकर, जैसे एक सिंपल रेस्टोरेंट है या एक कॉम्प्रिहेंसिव कोई काम हो रहा है, कट टू पैक, गारमेंट का, टेक्सटाइल का, हॉजरी का, या असेंबली सिस्टम चल रहा है कहीं, सप्लाई चेन है, तो सिंपल आराम से प्रोडक्शन हम उसमें बना सकते हैं। और इसमें ढेरों रिपोर्ट है प्रोडक्शन की, मेंटेन है, क्योंकि इन्वेंट्री मॉड्यूल उसके साथ इंटीग्रेटेड है और बहुत आसानी से हैंडल होता है। ये सारी रिपोर्ट्स मैं यहाँ बताता चलूँ, इसलिए आसान है इसमें कि टैली में वॉचर टाइप्स बहुत सारे हैं। क्योंकि आपको जब डेटा मूव होता है, चाहे वो पैसों की सूरत में अकाउंट्स में हो रहा हो या इन्वेंट्री में हो रहा हो, तो अगर आपके पास वॉचर टाइप्स कम है तो आप नहीं बता सकते। इसमें वॉचर टाइप्स बहुत सारे हैं, ये आपकी बहुत बड़ी सहूलत देता है। इसलिए टैली में प्रोडक्शन क्या, हर मॉड्यूल बहुत आसान हो जाता है, क्योंकि हर वॉचर टाइप कुछ तो बिल्ट इन है, अकाउंट्स के, इन्वेंट्री के, पेरोल के और ऑर्डर के, लेकिन कुछ आप खुद भी क्रिएट कर सकते हैं। इसमें डेवलपमेंट और क्रिएशन की गुंजाइश बहुत ज़्यादा है। इसीलिए ये एक प्रोडक्ट होती है, लेकिन 70% तैयार होती है और बाद में इसको हम उस क्लाइंट के हिसाब से जब डिज़ाइन कर लेते हैं, तो ये भी उसके लिए प्रोजेक्ट कन्वर्ट हो जाता है एक प्रोडक्ट पे, और वो हमेशा ज़िंदगी भर से काम आता है। तो प्रोडक्शन आराम से पॉसिबल है। फिर आती है वेयर हाउस मैनेजमेंट, क्योंकि हमारी इन्वेंट्री कहीं ना कहीं तो रखी होती है, तो बहुत से लोग अपने वेयर हाउसेज का पूरा पूरा रिकॉर्ड मेंटेन करते हैं। इवन कि वहाँ पे बिन सिस्टम भी कंट्रोल हो सकता है, कि इस वक्त मैं देखना चाहूँ कि एक ही आइटम मेरा अगर 3 जगह पे रखा हुआ है, तो कितनी कितनी क्वांटिटी और कितने का माल वहाँ रखा हुआ है। तो इट्स वेरी सिंपल। और फिर मूवमेंट होती है एक वेयर हाउस से दूसरे वेयर हाउस, तो माल इशू भी होता है, ट्रांसफर भी होता है, रिटर्न भी होता है। तो इट्स वेरी सिंपल। और ये भी इतनी आसानी दी हुई है कि अगर एक वेयर हाउस करीब है तो उसकी कॉस्टिंग कुछ और है, और एक वेयर हाउस कई किलोमीटर दूर है तो उसकी कॉस्टिंग कुछ और है, तो उसकी इन्वेंट्री अलग मेंटेन होती है, उसकी कॉस्ट लगने के बाद कितने का पड़ रहा है उसमें कॉस्ट बढ़ जाती है, क्योंकि आप उस पर ट्रांसपोर्ट भी लगाते हैं, अपनी लेबर भी लगाते हैं। फिर इसके बाद जब आपकी अकाउंट्स इन्वेंट्री मेंटेन हो जाती है, तो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है कि हम फ्यूचर प्लानिंग करें, हम बजटिंग करें, हम अपने कंट्रोल्स बढ़ाएं अपने बिजनेस पे, हम फोकस करें फ्यूचर पे, और हम अपने डेवलपमेंट को बढ़ाएं और रिसर्च और डेवलपमेंट पे जाएं। और उसी इस वक्त मुमकिन है जब हमारा अकाउंट्स इन्वेंट्री मेंटेन हो और हम नंबर गेम से बाहर आ जाएं, और हमें अंदाज़ा हो जाए कि जो काम सिस्टम चल रहा है वो बिल्कुल ठीक है, तो हम अपनी फ्यूचर प्लानिंग बहुत अच्छी तरीके से टैली पे कर सकते हैं। और वो आसान रिपोर्ट्स हैं इसकी, बहुत ईजीली, ज़्यादा मुश्किल भी नहीं है। इसके अलावा जो लोग इम्पोर्टर हैं या एक्सपोर्टर हैं, वो मल्टी करेंसी में भी काम करना चाहते हैं, तो डॉलर, धर्म, यन, हर एक में काम करना बहुत आसान है। बस उस दिन का रेट डालिए और निकालिए, ये खुद ऑटोमेटिकली फॉरेक्स यानी फॉरेन एक्सचेंज में जो गेन या लॉस होता है ये ऑटोमेटिकली निकाल लेता है, और इंतहाई आसान तरीके से। इसके अलावा मल्टीलिंगुअल भी है, यानी कि अगर आप चाहते हैं कि वो रिपोर्ट आपको मिले और वो उर्दू में शिफ्ट हो जाए, वो अरबी में चली जाए, वो मलेशियन ज़बान में चला जाए। हमने यहाँ पर अपनी सब्जी मंडी और फ्रूट मंडी वालों के लिए पूछा था, तो हमें जब हमने लिख के भेजा था कि जी हमें उर्दू लैंग्वेज चाहिए, अब पूरा का पूरा रिपोर्ट, सॉफ्टवेयर, बिल उर्दू में कन्वर्ट हो जाता है। सो सिंपल, ठीक है। इसके अलावा डेटा सिंक्रोनाइजेशन, ये उस सूरत में काम आता है जब हमारे बहुत सारे ब्रांचेस हों एक से अलग अलग, और हम चाहते हैं कि उन दोनों का डेटा ब्रांच का उठ के हेड ऑफिस आ जाए डेटा सिंक्रोनाइजेशन की तरीके से। तो बहुत आसानी से डेटा अकाउंटिंग की सूरत में, खासतौर पर जब ब्रांच हो या ग्रुप ऑफ कंपनीज हो, वो आपस में शेयरिंग करना चाहें डेटा का,
तो डेटा एक बटन पे सिंक्रोनाइज हो जाता है। और बहुत ज़बरदस्त पॉलिसी है ये, डेटा सिक्योर भी होता है सर्वर पर भी, और वहाँ से जहाँ से डेटा आया भी है। और डेटा ये स्टोर एंड फॉरवर्ड की पॉलिसी पे चलता है, 7 डेज़ के लिए स्टोर हो जाता है। और अगर आपका किसी वजह से भी लिंक नहीं बन रहा जहाँ पर जिसको भेजा है, तो ये ज़ाया नहीं होगा आपका डेटा। स्टोर एंड फॉरवर्ड की पॉलिसी है, पहले स्टोर करता है, जैसे ही उसको एक्नॉलेजमेंट मिलती है फ़ौरन सर्वर पर ये ट्रांसमिट हो जाता है, डाउनलोड हो जाता है। और अगर इन केस नहीं होता तो ये वेट करता है 7 डेज़ तक। अगर इन केस फिर भी नहीं होता, तो चूँकि आपके पास भी सेव है, उधर भी सेव है, आप दोबारा रीसेंड कर देते हैं। तो वेरी सिंपल डेटा सिंक्रोनाइज़ेशन है। और ब्रांच अकाउंटिंग और ग्रुप ऑफ कंपनी से मुराद ये है कि बहुत से लोगों के बिज़नेस सेम है, लेकिन ब्रांचें पूरे पाकिस्तान में हैं या दुनिया में हैं। तो वो एक जगह से बैठ के रिमोट एक्सेस लिए उनको देखना भी चाहते हैं, और उनके राइट्स के मुताबिक वो अपने स्टाफ को भी देना चाहते हैं कि दूर बैठ के उनको देख भी लें, और एक बटन पे डेटा हेड ऑफिस पहुंच भी जाए। कि अगर अलग अलग ब्रांच में मैं देखना चाहूँ कि मेरा प्रॉफिट लॉस बैलेंस शीट स्टॉक समरी क्या कह रही है, और कंसोलिडेटेड जब ग्रुप लेवल अम्ब्रेला लेवल पे देखूँ, तो वो तमाम की तमाम एक अम्ब्रेला में आके मुझे कंसोलिडेटेड रिपोर्ट दें, और मुझे मालूम चले कि मैं खड़ा कहाँ पे हूँ, मेरी कितनी इन्वेस्टमेंट हो चुकी है, और मैं किस मुकाम पर मौजूद हूँ। बहुत आसान ब्रांच अकाउंटिंग के हिसाब से। और आखिर में मैं ये कहूँगा कि एडवांस फीचर्स आते ही रहते हैं। टेक्नोलॉजी कभी एक जगह रुकती नहीं है। तो हम चूँकि इम्प्लीमेंटर हैं, इसके प्रोग्रामर नहीं हैं, तो रिसर्च एंड डेवलपमेंट हेड ऑफिस पे काम हो रहा है। कंटिन्यूअसली हम भी सजेशन भेज रहे हैं। बहुत सारी जगहों से आइडियाज़ पहुँच रहे हैं। नई रिलीज़ और अपडेट्स में वो आती रहती हैं। तो आसान है कि हमें नए फीचर्स मिलते रहते हैं। कोई ना कोई क्लाउड स्पेस पर किसी और नई टेक्नोलॉजी आ गई, तो हमें मुश्किल नहीं है। बस एक दफ़ा ख़रीद लिया, हमारी जान छूट गई, और हम मुस्तकिल इसको अप्लाई किए जा रहे हैं और फ़ायदा उठाए जा रहे हैं। तो ये आज का छोटा-सा लेक्चर था। यकीनन लंबा हो गया, क्योंकि मैंने एक-एक मॉड्यूल को काफ़ी क्लियर बताया आपको। लेकिन जब हम पढ़ेंगे तो हर मॉड्यूल के अलग पूरा कॉन्सेप्ट्स हैं। उसके पीछे एक सिनेरियो है, मुझे वो कॉन्सेप्ट समझाना है। जितना आप कॉन्सेप्ट समझेंगे, उसको उतना ही प्रैक्टिकली एन्जॉय करेंगे। तो ये बहुत कॉम्प्रिहेंसिव है, लेकिन इसके अलावा भी बहुत कुछ है। मैंने बताया इसलिए नहीं कि बहुत बड़ा लेक्चर हो जाएगा, अभी मुझे लगता है काफ़ी बड़ा हो चुका है। तो मैं समझता हूँ कि इसके फंक्शंस और उस पे हम बाद में बात करेंगे। आप मुझसे मेरे यूट्यूब चैनल पर या आप मेरी मेल पर मुझसे राब्ते में रहें। इंशाल्लाह मैं आपको अपडेट करता रहूँगा अपनी नेक्स्ट जो आपको क्लिप्स हैं, वीडियो क्लिप्स हैं मेरे टीचिंग के, वो मिलते रहेंगे इंशाल्लाह ताला। तो ये एक सिंपल सी काविश है, उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। और सैयद अली मुज़फ़्फ़र को कराची से, और अपनी इस स्टॉप से इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।